हेलो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है, हम क्यों करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। हमें हमारी डे टू डे लाइफ में अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम हमेशा सारे खर्च हो जाने के बाद भी कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो पैसे फ्यूचर में किसी और चीज़ के लिए काम आ सके, जिन्हें हम सेविंग्स कहते हैं। और हमारी सेविंग्स को प्रोटेक्ट या फिर ग्रो करने के लिए हम उन्हें या तो हम फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी या लैंड खरीद लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हर एक इन्वेस्टर अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने से पहले बजटिंग करता है और उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है उनके लिए स्पेंड्स करता है, उसके बाद ही वह अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है। तो ये देखते हैं बजटिंग कैसे होती है। एक इन्वेस्टर पहले अपनी सारी इनकम्स को कंसिडर करता है और सारे इनकम सोर्स से होने वाली इनकम्स को कैलकुलेट करता है। अगर आपकी इनकम एक सर्टेन क्राइटेरिया से ज्यादा है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है और उस टैक्स की कैलकुलेशन भी करी जाती है बजटिंग में। उसके बाद जो डेब्ट होता है उसे चुकाने में जो पैसे जाएंगे उसे भी कैलकुलेट किया जाता है। ये सारी चीजें कर लेने के बाद हमें फाइनली पता चलता है कि हमें कितनी सेविंग्स बचेंगी। तो इन सारी चीजों को करने को कहते हैं बजटिंग। ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है आपकी राइट अमाउंट ऑफ सेविंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। कई बार बजटिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके प्रिडिक्शन के अनुसार आते हैं और कई बार कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। सो ये एक्सपेंसेस जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, प्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस एंड अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस। सो कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ देम, जैसे कि स्कूल फीस एंड फिर यूनिफॉर्म फीस, वो सारे प्रिडिक्टेबल एक्सपेंस है क्योंकि हर एक स्टैंडर्ड के लिए स्कूल फीस और ये सारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड होते हैं। सो ये प्रिडिक्टेबल एक्सपेंस में है। सो इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आगे जाके कितना खर्चा होगा अगर आप एज अ स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में जाते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये भी एक प्रिडिक्टेबल एक्सपेंस है। अगर आप कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो भी आप प्लान करके ले सकते हैं। आप कोई घर या फिर कोई बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं तो, और आपके रिटायरमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी ये सब प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से कुछ अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स। अगर कोई बाढ़ आ जाती है शहर में और आपको दूसरे शहर में मूव करना पड़ता है तो फिर वहाँ के जो एक्सपेंसेस होंगे वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होंगे। सेकेंड, मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर आप कभी एडमिट हो जाते हैं किसी कारण तो आपको जो मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे वो भी अनप्रिडिक्टेबल होंगे। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है या फिर डैमेज हो जाती है तो भी वो भी अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस में आएंगे, या फिर सडन डेथ होगा वो भी अनप्रिडिक्टेबल होगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रिडिक्टेबल एंड अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस के। इन सारे एक्सपेंसेस को टैकल करने के लिए हम करते हैं सेविंग्स। हम हमेशा हमारे इनकम में से कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं ताकि अगर हमें कभी कोई फ्यूचर में कोई व्हीकल खरीदना हुआ तो वो खरीद सकें, अगर हमें कोई घर खरीदना हुआ तो वो खरीद सकें, या फिर हमें कोई अपनी मन पसंदीदा चीज़ जो चाहिए हो उसके लिए हम पैसे बचाते हैं। इसे कहते हैं सेविंग्स। और तो और सेविंग्स हमारे अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस में भी काम आ सकती है, इसलिए सेविंग्स होना बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट्स है फाइनेंशियल प्लानिंग का। सो आइए अब इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, पर इन्वेस्टर्स अक्सर बैंक्स और पोस्टल डिपार्टमेंट पे भरोसा करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए, बिकॉज ऐसे इंस्टीट्यूशंस काफी सेफ माने जाते हैं क्योंकि शेयर्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा इन सब में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि जो आपने इन्वेस्ट करा है पैसा उसमें आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया गया पैसा हमेशा बिजनेसेस और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे एक चांस होता है कि लॉस हो जाए। तो चांसेस है कि इन्वेस्टर को भी लॉस सहना पड़ सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो कंपनी या फिर बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं तो चांसेस है कि जो इन्वेस्टर है उसे डिविडेंड भी मिल जाए प्रॉफिट्स के साथ साथ। तो इस केस में जहाँ बिजनेस और इंडस्ट्री प्रॉफिट में है वहाँ पे इन्वेस्टर का मनी सेफ है और उसे डिविडेंड भी मिल रहे हैं, वेरएस अगर बिजनेस लॉस में चले जाते हैं तो इन्वेस्टर को भी लॉस होता है। सो ये जो रिस्क है ये बैंक्स और पोस्टल डिपार्टमेंट्स में नहीं होता, इसलिए ज्यादातर इन्वेस्टर्स इन्हें फेवर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी भी इन्वेस्टर को दो चीजें समझनी होगी कि जब भी वो इन्वेस्ट करता है तो वहां पे एक रिस्क और एक गेन फैक्टर होता है। चांसेस है कि आप ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, बट आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वहां पे ज्यादा रिस्क है, इसलिए ग्रेटर लॉस भी हो सकता है। सो आइए इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। श्यामराव इनकम in 2015 and 16 after paying all the taxes is 6,40,000 rupees. He paid rupees 2,000 per month for insurance, 20% of his annual income into his provident fund. He puts aside 500 rupees per month for emergencies. How much money does he have for yearly spending? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम श्यामराव की एनुअल इनकम लिख लेते हैं जो कि है 6,40,000 रुपीज़। सेकेंड एक्सपेंस है 2,000 रुपीज़ जो कि इंश्योरेंस के लिए पे किया जाता है। क्वेश्चन को ठीक से रीड करें तो यहाँ लिखा है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। इसका मतलब 2,000 इंटू
12 यानी कि जो 12 मंथ्स होते हैं ईयरली, आंसर होगा 24,000। 20% ऑफ हिज एनुअल इनकम इनटू हिज प्रोविडेंट फंड। श्यामराव की टोटल इनकम है 6,40,000 और उसका 20% जो है वो प्रोविडेंट फंड में जाता है। सो कैलकुलेट करते हैं 20% ऑफ 6,40,000। 6,40,000 इंटू 20% इक्वल टू 1,28,000 रुपीज़। सो ये जो अमाउंट है ये एनुअली जो जाता है प्रोविडेंट फंड में। और अब जो लास्ट एक्सपेंस है वो है ही पुट्स असाइड 500 रुपीज़ पर मंथ फॉर एमरजेंसीज। 500 रुपीज़ इंटू 12, क्योंकि 12 मंथ्स हैं एनुअली और वो पर मंथ सेव करते हैं, वो हो जाएंगे 6,000 रुपीज़। अब हमें श्यामराव की टोटल इनकम में से एक्सपेंस निकाल देंगे, जिससे हमें मिलेंगे टोटल मनी दैट श्यामराव विल हैव फॉर ईयरली स्पेंडिंग। सो टोटल प्लान्ड एक्सपेंस इक्वल टू फर्स्ट एक्सपेंस इंश्योरेंस 24,000 रुपीज़ प्लस प्रोविडेंट फंड 1,28,000 रुपीज़, इमरजेंसी फंड 6,000 रुपीज़। सो इनको अगर टोटल कर दे तो 1,58,000 रुपीज़ होता है। सो ये है टोटल एक्सपेंस। अब अगर हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस निकाल दें तो हमें मिल जाएगा जो अमाउंट होगी श्यामराव के पास ईयरली स्पेंडिंग के लिए। तो टोटल इनकम थी 6,40,000 माइनस 1,58,000 जो कि टोटल एक्सपेंडिचर है, जिसका आंसर होगा 4,82,000 रुपीज़। ये जो अमाउंट है ये होगी श्यामराव के पास में फाइनली, जो कि श्यामराव एनुअल स्पेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो ये था एक एग्जांपल फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा। सो इसमें कैसे श्यामराव ने प्लान किया कि कितनी इनकम है वर्सेस कितने एक्सपेंडिचर होने के बाद में उनके पास कितनी अमाउंट बच जाती है, ये हमने देखा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड एक एक्टिविटी भी करके देखते हैं। अमिता इन्वेस्टेड सम पार्ट ऑफ 35,000 रुपीज़ एट 4% एंड द रेस्ट एट 5% इंटरेस्ट फॉर 1 year. Altogether, her gain was rupees 1,530. Find out the amount she had invested at 2 different rates. Write your answer in words. So आइए देखते हैं। सो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो 35,000 रुपीज़ जो कि अमिता ने इन्वेस्ट करे दो पार्ट्स में, एक में जहाँ पे उनका रिटर्न था 4% और दूसरा जहाँ पे रिटर्न था 5%, और 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किए गए थे। उन्हें टोटल रिटर्न्स मिले 1,530 रुपीज़ के। सो अब हमें इंडिविजुअली अमाउंट कैलकुलेट करनी कि 35,000 के दो वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन क्या थे जो 4% और 5% पे इन्वेस्ट करें। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर में दिया गया ऑलरेडी। इन्वेस्टेड रुपीज़ एक्स एट 4% रेट एंड इन्वेस्टेड रुपीज़ वाई एट 5% रेट। सो एक्स पे कितना इन्वेस्ट किया गया, सो लिखेंगे एक्स। वाई पे कितना इन्वेस्ट किया गया, उसे लिखेंगे वाई इक्वल टू 35,000 रुपीज़। सो 4% को हम लिखेंगे 4/100 इंटू एक्स एंड 5% को लिखेंगे 5/100 इंटू वाई, और जो कि टोटल होगा 1,530, क्योंकि जो एक्स अमाउंट है उसका 4% हमें रिटर्न मिला और वाई अमाउंट है उसमें हमें 5% अमाउंट मिला, जो टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया 1,530, जो कि ये जो दो पार्ट हैं ये हमारे लिए अभी भी अननोन है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सॉल्व करेंगे ये दो इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू ले लें 35,000 और y को उस तरफ ले जाएं -y, सो हमें मिल गई x की वैल्यू। और इस इक्वेशन में हम दिख रहा है कि हमारे डिनोमिनेटर में 100 है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, जिससे कि हमारा इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो हमारा इक्वेशन होगा 4x प्लस 5y, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 कट हो जाएगा, इसे उसी तरीके से यहाँ पे भी 100 कट हो जाएगा। सो फाइनली बचेगा 1,530,000, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ये मिल गया हमारा दूसरा इक्वेशन जो सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम x की ये जो वैल्यू थी इसे पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये देखते हैं 4x की वैल्यू 35,000 माइनस y प्लस 5y इक्वल टू 1,53,000, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 35,000 होगा 1,40,000
माइनस 4y, 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 5y इक्वल टू 153,000। तो अब अगर देखें तो 5y में से 4y चला जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, तो 1,40,000 माइनस प्लस साइन आएगा क्योंकि 5 ज़्यादा है, प्लस y इक्वल टू 153,000। सो अब अगर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 153,000, इस 1,40,000 को उस तरफ ले जाके माइनस, इस तरफ प्लस साइन था तो उस तरफ जाके नेगेटिव साइन हो जाएगा 1,40,000। सो y की वैल्यू जो आएगी 13,000 रुपीज़। अभी हमें फाइनल आंसर नहीं मिला है, अभी हमें इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करना होगा ताकि हमें x की वैल्यू भी मिल सके। सो एक बार x का इक्वेशन लिख लेते हैं, x इक्वल टू 35,000 माइनस y, x इक्वल टू 35,000 माइनस 13,000 इक्वल टू 22,000 रुपीज़। सो ये वैल्यू हमें मिलेगी दोनों की, x की वैल्यू जो कि होती है 22,000, y की वैल्यू जो कि होती है 13,000। ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।